ननद को हम रखेंगे। हेमा अपनी ननद सोना से फोन पर बातें कर रही होती है। तभी ननद की बात सुनकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती है। दीदी, ये कैसी बात कर रही हो आज आप? साफ साफ बताओ क्या बात है, मेरा जी घबरा रहा है अब। भाभी, पिताजी ने बिना जांच पड़ताल किए मेरा हाथ गिरीश के हाथ में थमा दिया। भैया बड़े थे, चाहते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन भैया ने भी शादी से पहले गिरीश के घर, परिवार या नौकरी के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाली। खूंटे से बंधी गाय की तरह इस खूंटे से खोलकर उस खूंटे बांध दिया मुझे। आप लोग अपने जीवन में व्यस्त हो गए, कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि छोटी बहन किस हालत में है, खुश भी है या नहीं। दूर शहर में रहने के कारण कभी चाहकर भी सुख दुख में अपने माँ की खबर ना पहुंचा सकी मैं। गिरीश ने कभी इज्जत या सम्मान नहीं दिया मुझे, लेकिन फिर भी मायके में ससुराल की इज्जत बनी रहे, इसलिए चुप की चादर ओढ़े मैंने इतने साल बिता दिए और कभी आप लोगों को कुछ बताया नहीं। फिर मन में एक आस भी थी कि पति ना सही, कल को मेरा बेटा बड़ा होकर अपनी माँ के त्याग और सहन शक्ति का मान रखेगा। लेकिन भाभी, आज हार गई मैं। जिस बेटे की खातिर उम्र भर पति की याद ना है सही, आज वो बेटा भी बाप की तरफ हो गया। उसके अंदर मेरा एक भी गुण नहीं है, वो तो 100% अपने बाप का बेटा निकला। दोनों बाप बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। कहते हैं मैंने इस घर के लिए किया ही क्या है, उन्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं। इस घर को बनाने में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, आज उसी घर से मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया दोनों ने। मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची भाभी, न मेरा खाने का ठिकाना है, न सर पर छत है। आज आखिरी बार आपसे बात कर रही हूँ, पता नहीं आज के बाद कभी किसी की आवाज सुन पाऊंगी या नहीं। आपको मेरी कसम है दीदी, आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचेंगी। अरे आखिर क्यों जीवन भर वहां रहकर अपनी जिंदगी खराब की? एक बार हमसे कहकर तो देखती। मानते हैं हमारी गलती है, हमने भी कभी जानना नहीं चाहा कि आप कैसी हैं, किस हाल में हैं। लेकिन दीदी, आपने क्यों सोच लिया कि आपका अब दुनिया में कोई नहीं है? आप चिंता मत करिए, हम जीजाजी और बंटी से बात करेंगे। हमारे रहते आपके साथ इतना बुरा बर्ताव कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं भाभी, अब वो आकर मेरे पैर भी पकड़ ले तब भी मुझे उस घर में वापस जाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं अब उन दोनों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप उन लोगों से कुछ भी कहें। अरे जिस बेटे को अपनी माँ का लिहाज नहीं, वो आप लोगों का क्या लिहाज करेगा। आप उससे कुछ मत कहना भाभी, अभी तो बस आप जानती हैं, कल को सारी दुनिया जान जाएगी और हमारा मजाक बनाएगी। अच्छा ठीक है, हम कोई बात नहीं करने वाले बंटी से, लेकिन फिर भी आपको भी हमारी एक बात माननी होगी। वादा करिए आप मना नहीं करेंगी। ठीक है, बताओ भाभी क्या बात है, मैं मना नहीं करूंगी। दीदी, आपको हमारे साथ यहाँ आकर रहना होगा। अरे आपका मायका अभी सही सलामत है और हमारे रहते आपको कभी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अब आपका दुनिया में कोई नहीं है। आप अभी बस पे बैठकर देहरादून आ जाइए, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। अच्छा ठीक है भाभी, आप इतना कह रही हैं तो मैं आ जाती हूँ। उसी दिन शाम को सोना अपने भाई भाभी के यहाँ पहुंच गई थी। भाभी, अगर आप ना होती तो मैं जाकर किसी नदी नाले में कूद जाती। मेरा तो मन भर गया है बस दुनिया से। खबरदार, जो आज के बाद आपने ऐसी बात अपने मन में भी लाई दीदी। मानस, दिव्या, आओ बेटा, बुआ जी के पैर छुओ। नमस्ते बुआ जी, लाइए आपका सामान, हम आपके कमरे में छोड़ाते हैं। बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं, माँ के एक इशारे पर भागे चले आए। बुआ जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आप आराम कर लो, मैं रत्ना दीदी को बोलकर चाय भिजवाता हूँ। मुंह से तो मक्खन टपक रहा है इसके, बिल्कुल माँ पर गए हैं दोनों बच्चे। माँ की तरह मीठी मीठी बातें करके सबको अपने बस में करना खूब आता है इन्हें। बंटी बेटा, मैं तेरे मामा के घर पहुँच गई हूँ। अभी तक तो जैसा हमने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ। बहुत अच्छा मम्मी, देखो प्रॉपर्टी के कागज बनवा कर मैंने आपके बैग में रख दिए। अब आपको मौका देखकर किसी तरह उन कागजों पर मामा के सिग्नेचर लेने हैं। अरे बस एक बार मामा उन कागजों पर साइन कर दे, फिर तो हम तीनों उस घर में राज करेंगे, राज। और मामा, मामी और उनके बच्चे सड़कों की धूल छानेंगे।
अरे अरे अरे, आप सोना और उसके बेटे बंटी की बातें सुनकर कंफ्यूज मत होइए। मैं उनकी कहानी आपको एकदम शुरू से सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले। सोना दीदी, मुहूर्त का कार्ड पहुँच गया या नहीं? नहीं भाभी, अभी तो कोई कार्ड नहीं आया। जी, कार्ड तो मैंने पोस्ट करवा दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझना कि बस टोकने के लिए आपको कार्ड भेज रहे हैं। देखिए, काम बहुत फैला हुआ है, इसलिए कार्ड देने के लिए नहीं आ पाए, लेकिन आप तैयारी कर लेना। और हाँ, 1 सप्ताह पहले पहुंचना है आपको। सारी तैयारी आपको ही करवानी है। ठीक है भाभी, मैं बताती हूँ आपको। देख रही हो सोना, तुम्हारे मायके से कार्ड आया है। कोठी का गृह प्रवेश है दिल्ली में। हाँ, सब देख रही हूँ। वो कोठी बना रहे हैं और यहाँ हमसे ये 3 कमरे का मकान पेंट तक नहीं कराया जा रहा। अपनी अपनी किस्मत है। एक ही माँ बाप की औलाद होते हुए भी सबका अपना भाग्य है। वो राजा बन गए और हम वहीं के वहीं बैठे रह गए। अरे तुम्हारी सोच बस इतनी ही रहेगी हमेशा। ये सोचो ना, अचानक से तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कभी तो दिमाग लगाया करो। मैं कुछ समझी नहीं। बाबूजी के मरने के बाद अचानक से तेरे भाई ने कोठी बना ली। इसका मतलब बाबूजी करोड़ों की दौलत छोड़कर गया है। उसी पैसे को ठिकाने लगाने के लिए तेरे भाई ने इतनी बड़ी कोठी बनाकर तैयार की है। अरे अपनी कमाई से बनाई होती तो बात कुछ और होती, लेकिन बाबूजी की संपत्ति में तो तुम्हारा भी बराबर का अधिकार था कि नहीं? अरे तुम्हारा भाई ने जरा सी खुशबू तक नहीं लगने दी हम लोगों को। सारा का सारा रुपया अकेले हजम करके बैठ गया। एक बार भी बहन की याद नहीं आई? अरे आधा ना सही, कुछ तो तुझे देना ही चाहिए था। अरे मम्मी, कम से कम हमारी माली हालत के बारे में सोच कर ही हमारी कुछ मदद कर देते। मामा को तो जरा सी भी शर्म नहीं आई, और अब हमारा दिल जनाने के लिए ये मकान के मुहूर्त का कार्ड भेज दिया। इसे कार्ड मत समझो, अरे ये तो तमाचा आया हमारे मुंह पर। ठीक कह रहे हो आप लोग, मैंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। अरे जीवन भर अच्छाई का ढोंग करती रही भाभी मेरे साथ। मुझे क्या पता था कि हिरण की खाल में 1 नंबर की लोमड़ी निकलेंगी वो। फिर क्या सोचा है, अपने मकान के मुहूर्त में जाओगी या नहीं? अरे उनके मुहूर्त में जाए मेरी जूती, मैं नहीं जाने वाली। अरे तुम्हारे मुहूर्त में जाने या ना जाने से ना तो वो मकान तुम्हारे नाम हो जाएगा, ना उनका मुहूर्त रुकने वाला है। इसलिए समझदारी से बात किया करो। तो आप चाहते क्या हैं? वहां जाकर मैं उन्हें उस महल को बनाने की खुशियां मनाते हुए देखूं? अरे मम्मी, आप बात को समझते नहीं हो। मैं आपको समझाता हूँ। आपको उस कोठी में जाना तो जरूर है, लेकिन मकान के मुहूर्त में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम से। गिरीश, सोना और उनका बेटा बंटी मिलकर एक योजना बनाते हैं। गृह प्रवेश से 2 दिन पहले। सोना दीदी, कब आ रही हैं आप? मैंने कहा था ना आपको 1 सप्ताह पहले आना है, फिर अभी तक आप आई क्यों नहीं? अच्छा, मैं आपके भैया को भेजूं आपको लाने के लिए? भाभी, अब मैं क्या बताऊं आपको। मेरी तो सारी जिंदगी का तब बेकार हो गया। मैंने अपनी सारी जिंदगी की इतनी तकलीफ और प्रताड़ना सहकर गुजारी है, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। आप लोगों को कभी अपने जीवन में हो रही उथल पुथल के बारे में नहीं बताया। हमेशा यही सोचा कि रिश्तों की सिलाई खुलेगी तो लज्जित भी मुझे ही होना पड़ेगा, और दुख बताने से कम तो नहीं हो जाते, बल्कि जग हंसाई ही होती है। मेरे बेटे और पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं बेघर हो गई हूँ भाभी। किस मुंह से आपकी गृह प्रवेश में आऊँ समझ में नहीं आता। अपनी दुख भरी बातें बताकर सोना अपनी भाभी हेमा को बोतल में उतार लेती है, और बदले में हेमा सोना को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है। पति और बेटे ने घर से निकाल दिया, ऐसी झूठी कहानी सुनकर सोना अपने मायके पहुंच गई थी, जहां एक तरफ हेमा मन ही मन ननद के साथ हुए अन्याय के लिए दुखी थी, वहीं सोना अंदर ही अंदर भाभी की कोठी को हथियाने के लिए योजनाएं बना रही थी। माना कि दीदी की किस्मत खराब निकली जो उनके साथ ये सब हुआ, लेकिन अब मैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। मेरा वादा है अपने आप से कि अब मैं दीदी को उनके हिस्से की सारी खुशियां दूंगी। किसने कहा कि बेटियों के घर नहीं होते? ससुराल अपना घर हो या ना हो, लेकिन मायका तो बेटियों का हमेशा होता ही है। अगले दिन, अरे दीदी, कल मकान का मुहूर्त है, पास दूर के बहुत से लोग जमा होंगे। आप ऐसे अचानक आई हैं, कोई खास कपड़े या सामान भी नहीं लाई। मैं सोच रही थी आपको अपने साथ बाजार घुमा लाऊं। भाभी, बाजार? नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना। सच बताऊं तो पैसे नहीं है मेरे पास। अरे दीदी, अब आप अपने खुद के घर में हो, भूलो मत,
आपने इसी घर में जन्म लिया था, तो क्या अम्मा बाबूजी आपको कुछ दिलाते थे तो पैसा लेते थे आपसे? नहीं ना? फिर आपने पैसे की बात बीच में क्यों लाई? आपके पैसे की नहीं, आपकी मुस्कुराहट की जरूरत है इस घर को। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी बाजार होकर आते हैं। हेमा सोना को अपने साथ बाजार ले जाती है और पार्टी में पहनने के लिए उसके लिए 2-3 खूबसूरत साड़ियां खरीद लेती है। दीदी आप देख लो, आपको अगर कुछ और भी चाहिए तो आप ले लो, संकोच की कोई बात नहीं है। भाभी के कहने पर सोना अपनी पसंद की साड़ी, चूड़ियां और मंगलसूत्र भी खरीद लेती है। अगले दिन मकान का मुहूर्त था, जिसमें शामिल होने के लिए काफी सारे लोग जमा हो गए थे। अरे हेमा, तेरी साड़ी तो इस सोना के आगे फीकी लग रही है। तूने ये सस्ती सी साड़ी क्यों पहन रखी है? अरे ननद रानी है हमारी, पूरे 8,000 की साड़ी पहन रखी है इन्होंने। मैं खुद दिलवा कर लाई हूँ गोल मार्केट से। मायके के फंक्शन में बेटियों का चमकना बहुत जरूरी होता है, और काकी मुझे तो इतने काम है कि भारी साड़ी पहनकर कहाँ काम हो पाते हैं, इसलिए अपने लिए मैंने सस्ती साड़ी खरीदी है। हेमा की दिलवाई साड़ी के कारण सभी उसकी जमकर तारीफ कर रहे थे। अरे काकी बता रही थी हेमा ने अपनी ननद को इतनी बढ़िया साड़ी दिलवाई, और खुद देखो कैसी प्लेन सी साड़ी पहनी हुई है। भाई मैं तो अपने घर के फंक्शन में खुद से अच्छी ड्रेस किसी को ना दिलवाऊं, और अगर गलती से भी कोई मुझसे अच्छा पहन लेना तो मेरा मूड ही खराब हो जाता है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये हेमा। फंक्शन खत्म होने के बाद, दीदी आपको ये कमरा पसंद तो आ रहा है ना? आप चाहे तो किसी और कमरे में भी आराम से रह सकती हैं, और मैं मानस को बुलवाती हूँ, आपके पैरों की मालिश कर देगा। थकान हो गई होगी ना आपको? अरे नहीं भाभी, मैंने कहा कोई भी काम किया, मुझे तो आपने हाथ भी नहीं लगाने दिया। मानस को कहो आपके पैरों की मालिश करते, आप थकी होंगी। अरे मैं ठीक हूँ। मानस बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब से तुम्हें रोज सोने से पहले बुआ जी के पाँव की मालिश करनी है। ठीक है मम्मी। अच्छा, आप 1-2 दिन में बाजार से अपने लिए कुछ और कपड़े लेती आना। घर के लिए भी तो आपको कपड़े चाहिए होंगे ना। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आपको कुछ भी चाहिए तो मानस को बता देना। मानस के पैर दबाकर जाने के बाद, मम्मी सब लोग सो गए क्या? हाँ बेटा, सो गए। अच्छा, आपने कोशिश की? मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या और कैसे करूं। अब मामा जी से चुपके से प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करवा लो। थोड़ी चालाकी तो करनी ही पड़ेगी आपको, ऐसे शराफत से काम नहीं चल पाएगा। वैसे ना मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, भाभी हर समय मेरे आसपास ही मंडराती रहती है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। बेटे के साथ पूरी योजना बनाने के बाद अगले दिन सुबह जब भाभी हेमा चाय बना रही थी, सोना अपने भाई के पास जाती है। भैया मैं बैंक में अकाउंट खुलवा रही हूँ, आप गारंटर बनकर साइन कर देंगे ना? सोना ला मेरा चश्मा पकड़ा दे, मैं अभी साइन कर देता हूँ। सोना जानबूझकर भैया का चश्मा हाथों से गिरा देती है, जिससे चश्मा चकनाचूर हो जाता है। अरे बिना चश्मे के तो मुझे नजदीक का कुछ दिखेगा नहीं। मैं बताते जा रही हूँ ना, आप साइन करते जाओ। बहन के कहने पर बिना कागज पढ़े सोना का भाई कागजों पर साइन कर देता है। चलो साइन तो कर दिया, अब मुझे ज्यादा दिन ये दुखी आत्मा बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। सच में हर समय दुखड़ा रोते रहना भी तो कोई आसान काम नहीं है, पक गई हूँ मैं तो। सोना जल्दी से साइन किए हुए कागजों की फोटो खींचकर अपने पति को भेज देती है। 3 दिन बाद, अरे सोना, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने भैया से प्रॉपर्टी के कागज साइन तो करा लिए, लेकिन जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वो कोठी तुम्हारे भैया नहीं बल्कि भाभी के नाम रजिस्टर्ड है। भैया के साइन किए हुए कागजों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब तुम्हें एक बार फिर से थोड़ा रिस्क लेना होगा और वो कागज फिर से साइन कराने होंगे। तुम कल रात को सबके सोने के बाद बाहर गार्डन तक आना, मैं प्रॉपर्टी के नए कागज तुम्हें दे दूंगा। अरे कितनी मुश्किल से मैंने साइन कराए और आपने सब गुड़ गोबर कर दिया। अच्छा ठीक है, रात को 12 बजे आप चुपचाप गार्डन के गेट से मुझे कागज दे जाना। अगले दिन रात को दबे पांव सोना प्रॉपर्टी के नए कागज लेने के लिए गार्डन की तरफ जा रही थी, तभी उसका पांव गीली मिट्टी पर पड़कर फिसल जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। हाय राम, लगता है मेरे पाँव की हड्डी टूट गई, मुझसे तो हिला ही नहीं जा रहा। सोना की आवाजें सुनकर हेमा और बाकी के परिवार वाले दौड़ते हुए आते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अरे दीदी, इतनी रात को आप गार्डन में क्या कर रही थी? मुझे गैस बन रही थी, सोचा थोड़ा टहल लूं, पर पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। डॉक्टर ने सोना के पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया था और 40 दिन के लिए उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। सोना को पैर टूटने से ज्यादा दुख इस बात का था
कि उसका प्लान फेल हो गया। सोना का पैर टूटने के बाद भाभी हेमा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दीदी, हमारे घर आकर आपको इतनी चोट लग गई, मेरी ही गलती है। मुझे आपको बताना चाहिए था कि रात में गार्डन में पानी लगाया है, मिट्टी गिली है। अगर आपको पता होता तो आप गार्डन में जाती ही नहीं। मुझे माफ कर दो। हेमा दिन रात सोना की देखभाल कर रही थी। बिस्तर पर बैठे बैठे ही उसे नहलाती, धुलाती, कपड़े बदलवाती, खाना पानी ला करती थी। 40 दिन बीतते बीतते सोना का हृदय परिवर्तन हो गया था। वैसे तो आप जीवन भर हमारे साथ रहेंगी, लेकिन फिर भी आपके मन की तसल्ली के लिए आपके भैया ने ये छोटा सा प्लॉट आपके नाम खरीदा है, जिससे आपको कभी ये ना लगे कि आपके सर पर छत नहीं है। ये आपकी जमीन है, आप इस पर जो चाहे वो करें। कितनी नीच हूँ मैं। जिस भाई भाभी का घर हथियाने के लिए मैं यहाँ आई, उन्होंने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया। और धोखा देने की जगह शायद अगर मैंने सामने से मांग लिया होता तो भैया अपना आधा हिस्सा ऐसे ही मुझे दे देते। भाभी के सच्चे प्यार को मैंने ढोंग समझा, जबकि मैल तो मेरे मन में रहा। भाभी ने तो दिल से मेरी इज्जत की, इतना प्यार किया, शायद कोई माँ भी अपनी शादीशुदा बेटी से ना कर पाए। शायद भगवान ने मेरा पैर इसीलिए तोड़ा ताकि मुझे सच दिखाई दे और मैं इतना बड़ा पाप करने से बच जाऊं। नहीं नहीं भाभी, मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। आपने इतना प्यार दिया, उसके आगे जमीन जायदाद की कोई हैसियत ही नहीं है। मुझे आज समझ में आ गया है कि अच्छे संबंध सबसे बड़ी दौलत होते हैं, और अब उसके अलावा मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सोना रोते हुए भाभी और भाई को सारा सच बता देती है और अपने किए की माफी मांगकर वहां से विदा हो जाती है। हेमा भी ननद सोना को माफ कर देती है और इस तरह फिर से पूरा परिवार एक हो जाता है।